हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं रिकर्सन। और मैं अब आगे जो है रिकर्सन और टॉपिक को लेकर के कई वीडियो बनाऊंगा। 5 से 6 वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा रिकर्सन टॉपिक कवर हो जाए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, और क्योंकि ये आपके प्रोग्राम को बहुत आसान बना देता है। तो शुरुआत के कुछ वीडियो में मैं नंबर के प्रोग्राम्स, जो नंबर बेस्ड रिकर्सिव फंक्शन है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद रिकर्सिव फंक्शंस एरे को यूज करके, और उसके बाद स्ट्रिंग को यूज करेंगे हम लोग, जिससे रिकर्सिव फंक्शन को बना के आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत में तो बहुत इजी प्रॉब्लम को लेंगे, बाद में हम लोग थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली हम लोग इसमें जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं के रिकर्सिव प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो जिसमें हम रिकर्सन की थोड़ा थ्योरी बताएंगे, क्योंकि बेसिक्स को जानेंगे, और 2-3 प्रोग्राम के बाद फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम केवल प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज रिकर्सन. So in context of the programming, it is simply an already active method or a subprogram being invoked by itself directly or being invoked by another method or subprogram indirectly. So here in the recursion, to repeat any process, ये जो है अब उस फंक्शन को बार बार रिपीट करता है खुद को कॉल करके। तो खुद को कॉल करने के लिए ये भी हो सकता है कि फंक्शन खुद को अपने आप से कॉल करे या किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू कॉल करे। तो 2 तरह के रिकर्शन हैं, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट रिकर्शन। इन द डायरेक्ट रिकर्शन द फंक्शन कॉल्स अकर इनसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। तो अपने आप को खुद से फंक्शन के अंदर से ही कॉल करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ए फंक्शन के अंदर, ये ए फंक्शन देख रहे हैं, ए फंक्शन के अंदर से ए को खुद से कॉल किया है। दूसरे इनडायरेक्ट रिकर्शन, जहां पे फंक्शन मेक्स अ कॉल फ्रॉम अनदर वन, यहां पे आपने ये देखा कि एक ए फंक्शन है, उसने बी फंक्शन को कॉल किया और बी फंक्शन ने वापस ए को कॉल कर लिया। तो यहां ए अपने आप को कॉल कर रहा है बट थ्रू बी कॉल कर रहा है। सो देयर इज अ recursion another 3 type we can say, depending upon how many calls are there. So there are linear recursion, non-linear recursion and binary recursion. जहां पे function call is made within the body of the recursion, one call, it is important, only one call, ठीक है। Then this will be called linear recursion. For example, we have factorial, GCD and sum of digit, sum of natural numbers. All these functions are linear recursion. And the non-linear recursion are there in which there are multiple calls. Multiple calls का मतलब एक से अधिक बार कॉल किया है, और हो सकता है वहां लूप के अंदर से कॉल किया गया हो। तो इस तरह के रिकर्शन को हम बोलेंगे नॉन लीनियर रिकर्शन। एंड इफ देयर आर 2 रिकर्सिव कॉल्स, नॉन लीनियर में ही एक टाइप है बाइनरी, जहां पे 2 कॉल की गई होंगी, जैसे कि बाइनरी सर्च प्रोसीजर है या फेबोनेकी सीक्वेंस है। तो इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, फेबोनेकी सीक्वेंस भी देखेंगे, लीनियर रिकर्शन भी देखेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है रिकर्सिव फंक्शन का। तो हम पहले देखें कि आइटरेटिव का रिकर्शन, आइटरेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, फिर उसी के रिस्पेक्ट में रिकर्सिव बनाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सपोज देयर इज अ केस जहां पे हमें एक लेटर को यूज कर रहे हैं, हमें लेटर में ऊपर जाना है लेटर से। तो क्या प्रोसीजर है कि हम हर बार 1 स्टेप अपवर्ड मूव कर रहे हैं। तो सपोज करिए हमें पता है कि लेटर में 10 लेग्स हैं, 10 रंग्स हैं। तो हम उतने बार का, जितने उसमें स्टेप्स हैं उतने बार का एक लूप बना लेंगे, और हर बार एक स्टेप अप मूवमेंट करेंगे, तो एक लूप बना लिया। जबकि रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है, एक प्रोसीजर है, वहां पे एक स्टेप क्या है, व्हाट इज 1 स्टेप? 1 स्टेप इज मूविंग अप। तो हम एक बार अप कर गए,
फिर उसके बाद उसी प्रोसीजर को दोबारा कॉल करें तो फिर से मूव अप होगा, पर ये मूव अप कब तक होगा, ठीक है, तो ये मूव अप तब तक होगा जब तक कि हम टॉप पे ना पहुंच जाएं। तो यहाँ पे एक सीन है कि इफ एट टॉप, अगर हम टॉप पे पहुंच गए हैं तो हम रुक जाएंगे, अदरवाइज हम वन स्टेप अहेड मूव करके फिर से इसी प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो इस तरह से दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस टिल वी आर नॉट एट द टॉप, ठीक है। दिस इज द रिकर्सिव वे ऑफ डूइंग थिंग। नाउ व्हाई वी विल यूज रिकर्सन, रिकर्सन हमको क्यों यूज करना है, ठीक है। सिंपल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसीजर है उसको रिपीट करना है, तो सबसे आसान हमारे लिए क्या है कि हम वहां पे एक आइटरेटिव प्रोग्राम बना लें। आइटरेटिव प्रोग्राम आर वेरी इजी टू यूज, है ना। वी सिंपली लर्न प्रोग्रामिंग फ्रॉम आइटरेटिव फंक्शन। बट व्हाट इज रिकर्सन? रिकर्सन इज ऑल्सो अ मेथड बेस्ड टेक्निक टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन ओनली। हम यहाँ पे देखिए रिकर्सन के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, हम रिकर्सन के थ्रू आइटरेशन ही कर रहे होते हैं, रिपीटेशन ही कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ और नहीं करना है हमें। तो रिकर्सन के थ्रू हम क्यों करें? क्योंकि कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कि सम प्रॉब्लम्स आर मोर इजी टू सॉल्व, ठीक है। रिकर्सिव मेथड से करेंगे तो हमारा वो प्रोसीजर आसान हो जाएगा। इट सीम्स इन द बिगिनिंग कि शुरुआत में ऐसा लगता है कि हम रिकर्सिव प्रोग्राम बना रहे तो इट इज डिफिकल्ट टू यूज और समझने में दिक्कत हो रही है, बनाने में दिक्कत हो रही है, पर जब आप इसको ठीक से समझ जाएंगे तो विल फाइंड इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड देन द आइटरेटिव फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को इजीली हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कोई भी रिकर्सिव फंक्शन वेल डिफाइंड कब कहा जाएगा? जब उसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहले तो देयर मस्ट बी सर्टेन क्राइटेरिया कॉल्ड बेस क्राइटेरिया और बेस केस। बेस क्राइटेरिया, बेस केस क्या होगा? फॉर विच द फंक्शन डज नॉट कॉल इटसेल्फ, फंक्शन यानी कि वो कंडीशन जिसमें अपने आप को कॉल ना करे। पर इसके लिए क्या करना है हमें? एक किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में एक कंट्रोल वेरिएबल होगा, जैसे आइटरेटिव में आप बनाते हैं एक कंट्रोल वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि लूप चलना है या नहीं चलना है। वैसे यहां पे भी कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है फंक्शन को जिसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपको रिपीट करना है या नहीं करना है। तो हमें वो बेस वैल्यू को देखना रहता है कंडीशन में कि वो कंडीशन कभी ना कभी सेटिस्फाई हो और उस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कुछ ऐसी हो जाए जिससे रिकर्शन रीच टू एंड। So this is called base case. Base case is a condition which causes the recursive function to end. ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा रिकर्सिव फंक्शन है तो देयर विल बी अ क्राइटेरिया जहां पे वो रिपीट करेगा। तो रिकर्सिव क्राइटेरिया इज सच दैट ईच टाइम द फंक्शन कॉल इटसेल्फ। बट एक पॉइंट और उसमें ध्यान रखना है कि जो भी उसमें वेरिएबल लिया गया है आर्गुमेंट में, इट मस्ट बी अपडेटेड इन सच ए मैनर, उसको इस तरह से चेंज करना है कि दैट मस्ट कम क्लोजर टू द बेस वैल्यू, बेस वैल्यू पे पहुंचे कभी ना कभी। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी चेंज कर दे रिजल्ट आ जाए पर वो बेस वैल्यू पे ना पहुंचे। अगर बेस वैल्यू पे नहीं पहुंचेगा तो आपका प्रोग्राम रुकेगा नहीं, फंक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी द व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिकर्सन। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिकर्सन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पुश डाउन स्टैक, यानी कि रिकर्सन स्टैक के प्रिंसिपल वर्क करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक? The principle of stack is last in first out, LIFO, ठीक है। Second point is the memory space needed for each function called in placed on the stack and then taken off again when the function completes its execution. Thus the last function call returns to the previous function call and so on. इसको समझते हैं। जब भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो ईच कॉल, हर कॉल में एक नई कॉपी बनती है, फंक्शन की नई मेमोरी एलोकेट होती है, तो वो स्टैक में स्टोर होती जाती है, ठीक है। एक एक करके मेमोरी में आते जा रहे हैं, स्टैक में स्टोर होते जा रहे हैं। जब लास्ट में आपका बेस केस एग्जीक्यूट होता है तो वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है तो सबसे लास्ट जो कॉल हुए सबसे पहले उससे बाहर आया और वो मेमोरी से हट गया, फिर सेकेंड लास्ट वाले से रिटर्न करेगा, फिर थर्ड लास्ट है तो सबसे आखिरी में जिसको सबसे आखिरी में स्टार्ट किया था उससे सबसे पहले बाहर आएगा,
ठीक है, उससे प्रीवियस और उससे बस धीरे धीरे मेमोरी रिलीज होगी। जब सारे कॉल एंड हो जाएंगे देन यू विल गेट द रिटर्न वैल्यू, और इन द मीन वाइल इफ यू हैव डिस्प्लेड समथिंग तो बीच में डिस्प्ले होता गया होगा, या तो एंटर करते समय डिस्प्ले किया होगा या आपने एग्जिट करते समय डिस्प्ले किया है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर कोड। ठीक है, तो एडवांटेज आपको ये मिला कि आपका जो प्रोग्राम है जो आप लिखोगे आइटरेटिव में, अगर उसी प्रोग्राम को आप रिकर्सन से लिखेंगे तो नॉर्मली यू विल फाइंड योर प्रोग्राम विल बी मच शॉर्टर देन द आइटरेटिव वर्जन। आपका प्रोग्राम बहुत छोटा बनता है। बट द डिसएडवांटेज इज दैट हमने डिस्कस किया कि हर बार एक नई में कॉपी बनेगी फंक्शन की, तो जब हर बार नया मेमोरी स्पेस ले रहा है इट कंज्यूम एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस, दैट इज व्हाई इट विल स्लो डाउन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, ईच टाइम new memory is allocated which will tend to slow down. Second point is if your function has some error, so as it becomes very complex and more logical thing, so it is difficult to debug unless and until you have a greater understanding of it. So this is the important point. Then 3 more points are there. There is some escape mechanism. Escape mechanism क्या है? वो कंडीशन जहां पे वो स्टॉप करे। अगर एस्केप मैकेनिज्म या बेस केस नहीं है तो आपका रिकर्सिव फंक्शन एंड नहीं होगा और आप इनफाइनाइट लूप में पहुंच जाएंगे। इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो रिकर्सिव फंक्शन की बात की जाए या आइटरेटिव लूप की बात की जाए, कहीं ना कहीं कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो उसको रोके। तो अगर इनफाइनाइट लूप हो गया तो इनफाइनाइट लूप कब रुकता है? जब टाइम एक्सीड कर जाए, बहुत देर तक चलने के बाद एक्सीड कर जाए तो रुक जाता है या आप उसको टर्मिनेट कर लेते हैं। सेकेंड, रिकर्सिव फंक्शन अगर इनफाइनाइट हो जाए तो दैट इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द मेमोरी कंजम्पशन एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल सी अ मैसेज ऑन योर स्क्रीन दैट आउट ऑफ मेमोरी, ऑलराइट, और स्टैक ओवरफ्लो, समथिंग लाइक दिस, यू गेट अ मैसेज, यानी कि मेमोरी आपकी कंज्यूम करते करते ईच टाइम वो खत्म हो गई है। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस रिकर्सिव फंक्शंस विद एग्जांपल। सो देयर इज अ आइटरेटिव फंक्शन गिवन फॉर टेकिंग द सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10. So what is being done over here? So what we have done, we have called at this statement, we have called this iterative function and we have provided 10. तो इस फंक्शन को 10 पास किया गया, तो यहां नंबर जो रिसीव हुआ वो 10 है। टेम्प सम को 10 स्टोर कर दिया। अब हमने एक लूप चलाया जब तक 1 ना हो जाए। कंट्रोल वेरिएबल कौन है? n, n इज द कंट्रोल वेरिएबल। तो 10 इज ग्रेटर देन 1 इज ट्रू, तो यहाँ n की वैल्यू 9 हो गई इस स्टेटमेंट में। फिर जाके 9 ऐड हो गया, तो सम में पहले 10 था, अब 9 है, फिर सम में 9 ऐड हो गया, फिर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, फिर n हो जाएगा 8, तो सम में जाके 8 स्टोर हो जाएगा। So like this, it will keep on adding 10 to 1, right? Now, here when it will come out of this loop, when the value of n will be equal to 1, 1 is greater than 1 false. अब इस तरह से यहाँ पे अगर हम आइटरेटिव की वजह रिकर्सिव फंक्शन बनाए तो यहाँ पे भी कंट्रोल वेरिएबल हमें जिस n दिया हमने, ठीक है, हमें n ही देना पड़ेगा। 10 से लेकर 1 तक ऐड कर, तो 10, 9, 8 लाइक दिस ओनली वी विल जनरेट। पर हमें कब रुकना है? जब वैल्यू 1 हो जाए। 1 होने पे हमने यहाँ रिटर्न n लिखा है, तो n ही रिटर्न 1 ही रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज क्या कर रहा है? अगर इसकी वैल्यू 10 है तो क्या लिखा है? 10 प्लस रिकर्सिव फंक्शन को 9 पास कर दिया, ठीक है। तो अगली बार 9 होगा, सेम फंक्शन इज कॉल्ड, 9 वैल्यू पास करी, 9 के लिए एल्स में गया और लिख रहा है 9 प्लस रिकर्सिव 8। इसको और डीपली समझने के लिए हमने ग्राफिक्स का यूज किया है।
सो दिस सेम फंक्शन इज रिटन, और मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ 10 नहीं मान रहे हैं, हम 5 मान रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द रिकर्सिव सम फंक्शन इज कॉल्ड एंड वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ n एज 5, ठीक है। सो फॉर 5 क्या हुआ, बेस केस सेटिस्फाई हो रहा है, सॉरी फॉर n इक्वल टू 5 रिकर्सिव केस सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां n की वैल्यू 5 हुई, तो उसने क्या किया, रिटर्न 5 प्लस रिकर्सिव सम 4, n-1 पास कर रहे हैं आप। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट वैल्यू रिटर्न करेगा जब ये 5 प्लस इसकी रिटर्न वैल्यू रिसीव हो जाए, ऐसा नहीं कि अभी रिटर्न कर दे, बिकॉज दिस स्टेटमेंट मीन्स 5 प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ रिकर्सिव सम 4। सो ये फंक्शन रिकर्सिव सम 4 की वैल्यू लेने के लिए फिर से कॉल हुआ। अब नया ब्लॉक खुल गया, नाउ वैल्यू ऑफ n इज 4। फॉर द 4 रिकर्सिव कॉल इज बीन मेड, और यहां पे क्या स्टेटमेंट आया, n प्लस मीन्स 4 प्लस वैल्यू ऑफ n इज 4, रिकर्सिव सम 3, n की वैल्यू घट गई। अब इसकी रिकर्सिव सम 3 की वैल्यू जब रिटर्न आएगी तभी वो सम करेगा, तो रिटर्न लेने के लिए कॉल हुई, तो कॉल हुई तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, 4 के लिए फिर से रिकर्सिव केस 3 प्लस n की वैल्यू 3 प्लस रिकर्सिव सम 2, 3-1 2। अब इसकी रिटर्न वैल्यू लेने के लिए जब आगे गया तो यहां रिकर्सिव सम इस नए कॉल में n की वैल्यू 2 है, तो क्या हुआ, रिटर्न 2 प्लस रिकर्सिव सम n-1 दैट इज 1। अब 1 के लिए कॉल हुआ, 1 के लिए n इक्वल टू 1 के लिए यहां पे आप देखिए n की वैल्यू 1 है, तो क्या हो रहा है, रिटर्न n। अब यहां पे आपका बेस केस सेटिस्फाई हो गया, रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, तो ये रिटर्न 1 फंक्शन जो है 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये इसको क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 प्लस 1, इसको मिला 1। अब जैसे रिटर्न कर दे तो वो मेमोरी से हट गया, ठीक। तो यहां ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस 1 3 रिटर्न करेगा। तो जब रिटर्न पहुंचा तो ये प्रीवियस वाले कॉल को 3 रिटर्न कर रहा है, तो इस फंक्शन के पास क्या है, 3 प्लस रिकर्सिव सम 2 की वैल्यू रिटर्न होगी, मिली इसको 3, तो यहां 3 प्लस 3 6 हो गया, और उसके बाद वो मेमोरी से हट गया और रिटर्न 6 ये करेगा, यहां पे ये प्रीवियस कॉल को 6 रिटर्न कर रहा है, तो 4 प्लस 6 यहां पे 10 हो गया, और ये प्रीवियस कॉल को ये 10 रिटर्न करेगा, ठीक। अब इसने इस स्टेटमेंट ने यहां से 10 रिसीव किया, 10 प्लस 5 हो जाएगा 15, तो आउटपुट क्या आया, जब इससे रिटर्न करेगा, रिटर्न 5 प्लस 10 15, तो दिस इज द रिजल्ट यू हैव रिसीव्ड। ऑलराइट, सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5. Now this sum of natural number and this is the factorial. Factorial is the product of natural number from 1 to n. n की वैल्यू 5 है, तो 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Like this we can see the factorial of n. So the same logic we can apply, only one difference is there. Instead of adding we have to multiply this time. So let's see the code for the factorial. Same code is written. Here we are adding, instead of adding we are multiplying. All right. So suppose we want to calculate the factorial of 5. So n is 5. When we have called, we have passed n as 5. So 5 के लिए recursive केस से पहुंचा, और यहाँ वैल्यू n की है 5, तो 5 into 5 minus 1 4, तो ये 5 into फैक्टोरियल 4 कॉल करेगा, जब उसकी रिटर्न वैल्यू आएगी तब मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जब कॉल किया तो नेक्स्ट कॉल में n की वैल्यू 4 है, जिसके लिए रिकर्सिव कॉल एग्जीक्यूट हुआ, और क्या स्टेटमेंट आया, 4 into फैक्टोरियल ऑफ 4 minus 1 दैट इज 3। सो n इक्वल टू 3 हो गया, रिटर्न रिकर्सिव कॉल 3 into वैल्यू ऑफ n इज 3, 3 into फैक्टोरियल ऑफ n-1 and n is 3, तो यहां पे होगा 2। तो 2 के लिए कॉल हुआ, तो फैक्टोरियल n इक्वल टू 2 के लिए कॉल हुआ, तो स्टेटमेंट विल बी रिटर्न n, रिटर्न 2, n की वैल्यू 2 है, इनटू फैक्टोरियल ऑफ 1। फॉर 1 बेस केस इज सेटिस्फाइड, दिस टाइम बेस केस सेटिस्फाई हो गया, और वो क्या रिटर्न कर रहा है, 1। प्रीवियस कॉल को उसने 1 रिटर्न करा,
ठीक, तो प्रीवियस कॉल को 1 रिटर्न करा, तो ये स्टेटमेंट प्रीवियस कॉल का कंप्लीट हो गया 2 into 1, और ये फंक्शन n इक्वल टू 1 वाला मेमोरी से हट गया। अब ये वाला रिटर्न 2 into 1 क्या रिटर्न करेगा, प्रीवियस कॉल को 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 रिटर्न करने के बाद ये भी मेमोरी से हट जाएगा, और यहां क्या हुआ 3 into 2 6 हो गया। अब ये अपने प्रीवियस कॉल को 6 रिटर्न करा, अब इसको प्रीवियस कॉल को क्या मिला 4 into फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, और प्रीवियस वैल्यू जो भी मिली उसको यूज करके 6 into 4 24 रिटर्न करेगा प्रीवियस कॉल को। ठीक, ऑलराइट, तो 5 into फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से क्या मिल रहा है 24, तो 5 into 24 आपको फाइनली क्या मिलना है 120। ओके, दिस वे इट विल वर्क। So next function is computing x to the power n. X to the power n means multiplying x with x n times. Okay. So in the iterative version, I have taken a variable pro as 1.0 जिसमें हम स्टोर करने वाले हैं result of the product. n टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, तो n इज द बेस वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो एक लूप चलाया। ठीक, तो जब लूप में n की वैल्यू माइनस करते जा रहे हैं, तो n की वैल्यू 5 है, तो 5 4 3 2 1 5 टाइम्स विल मल्टीप्लाई, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ n विल बिकम 0 वी विल स्टॉप। ठीक है, तो यहां से हमने n की वैल्यू से कंट्रोल किया प्रोसेस को कितनी बार चलाना है, और सिंपल प्रो इक्वल टू प्रो इंटू एक्स, प्रो की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू 2 पहली बार 1 है, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 4 into 2, 8, and like this it will proceed. Now in this, if the value of n is 0, so this loop will never start, और वो 1 रिटर्न करेगा। अब यहां देखिए क्या क्या प्रोसीजर है, इसी को हम रिकर्सिव में लिखें। n की वैल्यू 0 होने पे वो क्या रिटर्न कर रहा है 1। ठीक है, और 1 होने पे x मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, जहां पे अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा x to the power 1 इक्वल टू x ओनली, तो पावर 1 होने पे x रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज वो प्रोसीजर को रिपीट कर रहा है जैसे प्रीवियस में रिपीट करें, और मल्टीप्लाई किसको करना है x को, हर बार x को मल्टीप्लाई करना है। रिकर्सिव कॉल करनी है, और हमें काउंट करने के लिए कौन सा वेरिएबल इसमें यूज होना है, n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो n 5 है तो 5 4 3 2 1 n को डिक्रीज करते जाना है, तो यहां हमने पावर फंक्शन में x को चेंज नहीं करा, n को डिक्रीज करते गए। So let's see double power double x comma int n। तो हम ये मान रहे हैं कि हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 5 के लिए। ठीक है, तो पावर फंक्शन को कॉल किया, तो यहां पे देखेंगे n की वैल्यू 5 है। ठीक है, n की वैल्यू 5 होने पे क्या होगा, पहली बेस केस n इक्वल टू 0 फॉल्स है, फिर दूसरा बेस केस आपका n इक्वल टू 1 भी फॉल्स है, और तीसरा जो है वो रिकर्सिव केस है। रिकर्सिव केस से पहुंच गए हम। ठीक है, रिकर्सिव केस में क्या लिखा हुआ है, रिकर्सिव केस में लिखा है कि x इंटू पावर x कॉमा n माइनस 1, यानी x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फंक्शन को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, पर हम n की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। तो यहां पे स्टेटमेंट का रिटर्न 2.0 x की वैल्यू इंटू पावर फंक्शन x रिमेन्स 2.0 एंड n इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो फंक्शन कॉल हुआ, जब ये कॉल करके रिटर्न वैल्यू देगा तब ये प्रोडक्ट करके रिटर्न करेगा। तो कॉल हुआ, तो नेक्स्ट कॉल में x की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4 है, क्या रिटर्न करेगा, यानी कि फिर से रिकर्सिव कॉल हो गई, दोनों बेस केस फॉल्स हैं, तो x इंटू पावर 2 इंटू n घट गया। ठीक है, n 4 था इस कॉल में, तो अगली कॉल में n की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 के लिए कॉल हुआ रिकर्सिव। अब नेक्स्ट कॉल में x की वैल्यू 2 और n 3 रिसीव हुआ, n की वैल्यू 3 होने पे दोनों बेस केस फॉल्स हैं, रिकर्सिव कॉल में पहुंचे तो लिखा रिटर्न 2.0 x इक्वल टू 2.0 इंटू पावर फंक्शन इज कॉल्ड, x रिमेन्स एज इट इज, और n की वैल्यू 3 से घट के 2 हो गई। तो नेक्स्ट कॉल में पावर फंक्शन में n की वैल्यू 2 है,
जिसके लिए फिर से रिकर्सिव कॉल हो रहा है, जहां x की वैल्यू 2 और पावर फंक्शन के थ्रू n की वैल्यू घट के 1 हो गई। ठीक है, x रिमेन्स एज इट इज, हम लोग हर बार देख रहे हैं वही हो रहा है। सो नाउ x की वैल्यू 2.0 और n की वैल्यू 1 के लिए जब कॉल हुआ तो आप देखेंगे यहां पे ये बेस केस सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, जब बेस केस सेटिस्फाई हुआ तो रिटर्न x यानी रिकर्सिव कॉल नहीं हो रहा है, और ये लिखा है रिटर्न x। तो ये प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न करने जा रहा है, x की वैल्यू 2.0। जब ये x की वैल्यू को 2.0 रिटर्न करा इसने, उसके रिटर्न करने के बाद ये फंक्शन मेमोरी से हट जाएगा। ठीक है, और यहां पे इस जगह पे क्या है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक, ये अपनी प्रीवियस कॉल को 4 रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद ये भी मेमोरी से हट गया, और इस स्टेटमेंट के पास क्या है, 4 रिसीव हुआ, तो 4 इंटू 2 ये अपने प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न करने जा रहा है, 8। ठीक, 8 रिटर्न करने के बाद ये भी मेमोरी से हट गया। अब यहां 2 इंटू 8 हुआ 16.0, तो ये अपनी प्रीवियस कॉल को क्या रिटर्न कर रहा है, 16। रिटर्न करने के बाद ये भी मेमोरी से हट गया, और यहां पे क्या 16 रिसीव हुआ, 16 इंटू 2 32.0 रिटर्न करेगा, और ये मेमोरी से हट जाएगा। तो आपका आउटपुट फाइनली आपको 32.0 मिला, और यहीं पे अगर x की वैल्यू 0 होती तो आपको 1 मिलता, और x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका अभी इस वाले फंक्शन में हमने अरेंजमेंट नहीं किया, तो वो भी हम कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रोग्राम में करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, नाउ दिस इज द फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसके लिए हम रिकर्सिव फंक्शन बनाने जा रहे हैं। तो ये जो फिबोनाची सीरीज है, इन दिस ईच टर्म इज द सम ऑफ लास्ट टू टर्म। ठीक है, और ये जो फंक्शन बनाया गया है ये nth टर्म निकाल रहा है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज का nth टर्म मतलब n की वैल्यू 1 दीजिए तो पहला टर्म निकालेगा, 2 दीजिए तो दूसरा टर्म निकालेगा, 3 दीजिए तीसरा टर्म निकालेगा। ठीक है, तो यहां nn में पहला टर्म क्या है, 0, तो हमने यहां फंक्शन लिखा, अगर n की वैल्यू है 1 है तो रिटर्न करो 0, n की वैल्यू 2 है तो रिटर्न करो 1। ठीक है, ये दो टर्म की बात हो गई। बाकी टर्म के लिए हम कह सकते हैं n की वैल्यू 3 है तो इट विल रिटर्न द सम ऑफ दीज टू टर्म। n की वैल्यू 3 है तो n-1 टर्म प्लस n-2 टर्म, या यहां पे पहुंचे मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 टर्म क्या है, 6 टर्म इज द सम ऑफ 5th टर्म प्लस 4th टर्म एंड सो ऑन। हम किसी भी टर्म की वैल्यू को उसके लास्ट टू टर्म के सम से फाइंड कर सकते हैं। इसी थ्योरी को यहां पे हमने अप्लाई किया है। तो इसका ये जो फंक्शन है nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज वी हैव डिस्कस्ड हियर। तो देखिए, पहले अगर हमने फिबोनाची सीरीज वाले फंक्शन को हमने पास कर दिया 5, तो 5 किया तो वहां पे आपका रिकर्सिव केस कॉल हो रहा है, जहां पे लिखा रिटर्न n-1 fib n-1 प्लस fib n-2। n की वैल्यू 5 है तो ये रिकर्सिव केस में पहुंचा, उसने फंक्शन को कॉल किया 4 और 3 के लिए, राइट। अब जब तक दोनों टर्म का सम नहीं आएगा तब तक तो रिटर्न करेगा नहीं, तो 4 के लिए भी कॉल किया और 3 के लिए भी फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, 4 के लिए कॉल करेगा तो क्या करेगा, रिटर्न, यहां भी रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट होगा, fib 3 प्लस fib 2, 4 के लिए n-1 n-2। तो जब fib 4 कॉल हुआ, fib 4 में fib 3 fib 2 कॉल हुआ, तो fib 3 के लिए क्या करा इसने, रिकर्सिव केस है तो वहां पहुंचा, और वहां पे जो कॉल होगी n-1 और प्लस n-2, तो यहां पे 2 कॉल हो गई, और fib 2 के लिए अलग कॉल हो गई। ठीक है, वहां पे जो भी करना है देखते हैं। तो जब fib 3 कॉल हुआ तो यहां पे जो दो नेक्स्ट कॉल हुई हैं उसमें दोनों में आपका क्या हो रहा है, दोनों में हो रहा है बेस के सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये रिटर्न कर रहा है 1 और ये रिटर्न कर रहा है 0। ठीक है, तो इसको क्या मिला, 1 प्लस 0, तो ये टोटल क्या करेगा रिटर्न, ये रिटर्न करेगा प्रीवियस कॉल को 1। ठीक, और जो दूसरे साइड गए थे वहां fib 2 से क्या रिटर्न हो रहा है 1, तो ये 1 हो गया।
अब इसके बाद ये दोनों प्लस करके रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा प्रीवियस कॉल को 2। ठीक, इसके बाद हम इस साइड वाले कॉल को भी हमने डिस्कस नहीं करा है। तो फिर 3 में जब उस तरफ गया था शुरुआत में, तो वहां पे जब पहुंचेगा तो वहां स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल से जो एग्जीक्यूट हुआ वह है fib2 प्लस fib1। ठीक है, 2 के लिए कॉल किया, 1 के लिए कॉल किया, 2 कॉल हुई, जहां दोनों में ही बेस केस क्राइटेरिया मैच हो रहा है। तो 2 से वैल्यू रिटर्न होकर आई 1, 1 से रिटर्न होकर आई 0, और ये इसको प्लस करके रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा 1। तो फाइनली फिर 5 से क्या वैल्यू आ रही है, वो 2 प्लस 1 करके रिटर्न कर रहा है 3। ठीक है, तो यहां पे एक डायग्राम बनाया गया, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस वाले में देखा कि जैसे करते जाए तो आखिरी में वही सेम स्टेटमेंट बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये ट्री जितना 5 लेंगे तो जो ट्री बना, और आगे जितना बड़ा नंबर लेते जाए वो ट्री उतना ही बड़ा होता जा रहा है। इसलिए ये जो फंक्शन है इस तरह वाला कह रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा बार रिपीटेशन होता है तो ये बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका ग्रोथ रेट कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि अगर n की वैल्यू 4 हो तो f40 में लगभग इतने बार रिपीटेशन होगा और बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट करेगा और बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और तरीका बनाया है जिससे हम पूरी सीरीज जनरेट कर रहे हैं। वो ये है कि फिबोनाची सीरीज के n टर्म्स को डिस्प्ले कर देना। nth टर्म नहीं है, ये n टर्म्स डिस्प्ले कर रहा है, जहां पे हमने a और b दो पैरामीटर लिए हैं, a जिसमें a पहला टर्म है, b दूसरा टर्म है, और n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। आप जितने टर्म का बनाना चाहें उतना n की वैल्यू दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पे हमने n इज टू कंट्रोल, आई हैव टेकन n टू कंट्रोल नंबर ऑफ टाइम्स। तो n की वैल्यू का 10 है तो 10, 9, 8, 7, 6 करके हम 0 तक काउंट कर रहे हैं, और जब 0 का तो रुक जा रहे हैं, यहां कुछ एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। और इन द मीनवाइल ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है देखते हैं। पहले a की वैल्यू हमने 1 ली, सॉरी 0 ली अगर, और b की वैल्यू 1 ली। ठीक है, n को काउंट कर रहा है तो हमने इसको नहीं डिस्कस कर रहा है, a की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो क्या डिस्प्ले करेगा, 0। तो यहां लिखा है a b a प्लस b, तो पहला पैरामीटर b है, तो यानी ये क्या हो रहा है, रिसीव किस में हो रहा है, a में। तो b की वैल्यू a में जा रही है, तो b a में क्या आ गया 1, और सेकंड पैरामीटर b में क्या जा रहा है, a प्लस b, तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब चला तो ये a की वैल्यू डिस्प्ले करेगा और a की वैल्यू 1 है। ठीक है, और कॉल किया तो क्या कॉल करे, b a प्लस b। तो जो पहला पैरामीटर b है वो a में स्टोर हो रहा है, दूसरा पैरामीटर a प्लस b वो b में स्टोर हो रहा था। a प्लस b कितना होता है, 1 प्लस 1 2। तो नेक्स्ट कॉल में ये a की वैल्यू 1 डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद फिर से यही फंक्शन कॉल हो रहा है, b को भेज रहे हैं, a में रिसीव हो रहा है, और a प्लस b भेज रहे हैं, वो b में रिसीव हो रहा है, और नेक्स्ट कॉल पे 2 डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देखिए तो ये आपकी फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही है। तो इसी को इस डायग्राम के थ्रू डिस्प्ले करा गया है। तो सबसे पहले सपोज करिए हमने फिबोनाची फंक्शन कॉल किया गया और a b की वैल्यू 0 1 और n 6 दिया। तो यहां आपका बेस केस एग्जीक्यूट फॉल्स है, रिकर्सिव केस एग्जीक्यूट हो रहा है, a को डिस्प्ले करा। तो a की वैल्यू कितनी है, पहला पैरामीटर 0 डिस्प्ले हो गया। फिर फंक्शन कॉल हुआ b, यानी कि ये a1 डिस्प्ले हो गया, a प्लस b 0 प्लस 1 1, और n की वैल्यू माइनस। फिबोनाची सीरीज से फंक्शन को वापस कॉल किया। तो नेक्स्ट कॉल में इनिशियल वैल्यू abc की क्या है, 1 1 5। रिकर्सिव केस कॉल डिस्प्लेइंग a, और उसके बाद फिक्स है फंक्शन कॉल, b की वैल्यू 1, ये b की वैल्यू 1 पास की, a प्लस b पास करे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4। सो फॉर द नेक्स्ट कॉल द वैल्यू ऑफ a b एंड n आर 1 2 4। तो a की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है रिकर्सिव कॉल से, जब तक 0 नहीं होगा तब तक रिकर्सिव कॉल ही होना है। 1 डिस्प्ले हुआ, फिर a पास कर रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी है, सॉरी पहले b पास कर रहे हैं, b की वैल्यू कितनी है 2, a प्लस b की वैल्यू 3, और n माइनस होके 3। ठीक है, सो लाइक दिस।
इसको ध्यान से देखिए, जैसा हमने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है। और जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी वो रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट में यहां देखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, फिर भी पहले कंट्रोल इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर यहां और फिर यहां से ही टर्मिनेट होगा। डायरेक्टली कभी जहां रिटर्न स्टेटमेंट से ये डायरेक्टली यहां से एग्जिट नहीं कर सकता है, क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन जिस ऑर्डर में कॉल किए गए उसके रिवर्स ऑर्डर में ही एग्जिट करते हैं। ठीक है, so thank you very much. I hope you have understood. In the next video I will come up with more examples.